आज हम बात करने वाले हैं अजीत डोभाल की। एक ऐसा नाम जिन्हें अक्सर भारत का सबसे शक्तिशाली स्पाई मास्टर, यहां तक कि चाणक्य भी कहा जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे एक शख्स भारत का सबसे पावरफुल स्पाई मास्टर और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। चलिए उनके इस पूरे सफर को जरा करीब से देखते हैं। अजीत डोभाल की कहानी ना शुरू से ही काफी दिलचस्प रही है। जरा सोचिए, एक आर्मी मेजर के बेटे इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री और फिर सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने पहले ही अटेम्प्ट में देश का सबसे मुश्किल सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर कर लिया। उनके करियर की पहली बड़ी चुनौती कुछ ही साल बाद आ गई। उन्हें भेजा गया था थलासेरी, जहां दंगे भड़के हुए थे। माहौल इतना खराब था कि लोकल पुलिस भी वहां जाने से कतरा रही थी। यहीं पर डोभाल का वो खास अंदाज पहली बार देखने को मिला जो आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाला था। उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय इंटेलिजेंस और बातचीत का रास्ता चुना और नतीजा सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हिंसा खत्म हो गई। ये उनके काम करने के तरीके की पहली झलक थी। केरल की कामयाबी के ठीक बाद उन्हें एक और भी बड़ी चुनौती मिली, मिजोरम। यहां तो एक पूरा का पूरा विद्रोह चल रहा था। आर्मी की कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और विद्रोहियों को लोकल लोगों का भी पूरा सपोर्ट था। कहते हैं कि डोभाल की पत्नी को तो ये अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने घर पर एक पार्टी में जिन लोगों के लिए खाना बना रही हैं वो असल में उसी विद्रोह के टॉप लीडर्स थे। डोभाल की रणनीति कितनी कामयाब रही, इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद विद्रोही नेता लालडेंगा के शब्दों में मिलता है। उन्होंने बाद में माना कि डोभाल ने जब उनके 6 कमांडरों को अपनी तरफ कर लिया तो उनके पास शांति वार्ता के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। मिजोरम और फिर सिक्किम को भारत में मिलाने की कामयाबी के बाद डोभाल को एक ऐसा सम्मान मिला जो बहुत कम लोगों को मिलता है। ये एक तरह से इस बात पर मुहर थी कि वो अब नेशनल सिक्योरिटी के एक बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। अब उनके अगले मिशन उन्हें दुश्मन के इलाके में और भी गहराई तक ले गए, जहां उनका फोकस भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर था। उन्होंने करीब 7 साल पाकिस्तान में बिताए, जहां उन्होंने बहुत ही जरूरी खुफिया जानकारी इकट्ठा की और इस दौरान वो कम से कम 2 बार पकड़े जाने से बाल बाल बचे। जब 1988 में आतंकवादियों ने फिर से स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया तो सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी गलतियां दोबारा ना हों। और यहीं पर अजीत डोभाल की लीक से हटकर सोचने की काबिलियत काम आई। अपनी जान जोखिम में डालकर वो खुद अंदर गए। उन्होंने एक ऐसा नतीजा दिया जो ब्रूट फोर्स पर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल प्रेशर पर टिका था। ये एक बार फिर उनके उस तरीके का सबूत था जिसमें दिमाग ताकत से ज्यादा काम करता है। लेकिन डोभाल का करियर सिर्फ फील्ड वर्क तक ही सीमित नहीं रहा। वो जल्द ही राष्ट्रीय राजनीति और हाई स्टेक नेगोशिएशन की मुश्किल दुनिया में भी गहरे उतर गए। कंधार हाईजैकिंग के संकट में डोभाल को चीफ नेगोशिएटर बनाया गया। सोचिए, पूरे देश की नजरें उन पर थीं, मीडिया का जबरदस्त दबाव था और 170 से ज्यादा लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी। इसी दौर में डोभाल के राजनीतिक दखल को लेकर भी कुछ आरोप सामने आए, खासकर कश्मीर में। सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि पीडीपी पार्टी को बनाने में उनकी भूमिका थी, जिसने कांग्रेस की पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया। और इस कथित राजनीतिक दखलंदाजी का नतीजा भी निकला। 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में लौटी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पर डोभाल का कार्यकाल 2 साल की जगह सिर्फ 8 महीने में ही खत्म कर दिया गया और 2005 में उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी। लेकिन अजीत डोभाल के लिए रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं था कि वो खुफिया और सत्ता की दुनिया से दूर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। उन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम को खत्म करने के लिए एक बहुत ही हिम्मत वाला, बिना किसी सरकारी मंजूरी के एक ऑपरेशन प्लान किया। तो ये प्लान फेल कैसे हुआ? हुआ ये कि मुंबई पुलिस को इस सीक्रेट मिशन की कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने डोभाल की टीम को ही गिरफ्तार कर लिया। नतीजा, एक गर्मा-गर्म टकराव और एक बड़ा मौका हाथ से निकल गया। इस नाकामी के बाद डोभाल ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने एक प्रभावशाली थिंक टैंक बनाया जो बहुत जल्द देश के एंटी करप्शन आंदोलन का एक बड़ा सेंटर बन गया। और इसी ने 2014 में सरकार बदलने पर सत्ता में उनकी वापसी का रास्ता तैयार किया। और वापसी भी क्या शानदार हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए के तौर पर डोभाल को इतनी पावर मिली जितनी शायद ही पहले किसी को मिली हो। और इसी के साथ उन्होंने भारत की सुरक्षा नीति को एक नया, ज्यादा आक्रामक अंदाज दिया। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान है भारत की सुरक्षा नीति में आया ये शिफ्ट, डिफेंसिव से डिफेंसिव ऑफेंसिव की तरफ।
और ये बदलाव इन सभी हाई प्रोफाइल एक्शन में साफ साफ नजर आता है। लेकिन हाँ, सत्ता के शिखर पर उनका ये सफर विवादों से अछूता नहीं रहा। उनके बेटों पर लगे हितों के टकराव के आरोपों ने काफी सुर्खियां बटोरी और इन मामलों की लड़ाई मीडिया से लेकर अदालतों तक चली। अंडरकवर ऑपरेशन से लेकर राष्ट्रीय नीति और राजनीति को आकार देने तक अजीत डोभाल का सफर आधुनिक भारत में शक्ति और प्रभाव की प्रकृति पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है।